अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे CSS के पेपर पैटर्न पे और पेपर अटेम्प्ट करने की टेक्निक के ऊपर। और चूँकि हम जो ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं उसमें हमारा ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी ट्रेनिंग का या क्लासेस का, जिसमें हम टेस्ट ले रहे होते हैं बच्चों से। और जब टेस्ट को चेक कर रहे होते हैं तो फिर हमें जो जनरल मिस्टेक्स नज़र आ रही हैं तो वो तो खैर हम अपने स्टूडेंट्स के साथ बात करते रहते हैं। तो हमने सोचा कि आप लोगों को भी इसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया जाए कि एक्चुअली CSS के पेपर्स में रिक्वायर्ड जो चीज़ें होती हैं वो हमें किस तरह से प्रिपेयर करनी चाहिए। ये बहुत कम्प्रिहेंसिव किस्म की डिस्कशन है, तो इसलिए इसको हम दो वीडियोस में डिवाइड करेंगे। इस वीडियो में हम प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे हैं कि एक्चुअली जनरली प्रॉब्लम्स आ क्या रहे होते हैं एक स्टूडेंट को CSS के पेपर्स में या किसी भी कंपटीशन के पेपर्स में जब वो सब्जेक्टिव पेपर कर रहा होता है, और उसके फिर सॉल्यूशंस जो हैं वो हम रीज़न और सॉल्यूशन हम इसकी दूसरी वीडियो में अपलोड करेंगे। तो अगर हम देखें तो CSS का जो एग्ज़ाम है वो हमसे डिमांड क्या कर रहा है। पहली डिमांड तो उनकी ये होती है कि जी आपको रिलेटेड टू द टॉपिक्स कितना आपको नॉलेज है, और उस नॉलेज को फिर आप कन्वे करते हैं थ्रू द पेपर टू देम मींस एग्ज़ामिनर के लिए। तो उस पेपर की जो डिमांड है उसको पूरा करने के लिए पेपर को हम अगर 3 हिस्सों में डिवाइड करके उनकी प्रिपरेशन करें तो हम अच्छे से उनकी डिमांड को पूरा कर सकते हैं। पहली चीज़ जो है वो होती है लैंग्वेज लैंग्वेज मोस्टली जो स्टूडेंट्स हमारे पेपर अटैम्प्ट कर रहे होते हैं उनमें लैंग्वेज का एक मेजर इशू रहता है, तो उस पर प्रॉब्लमेटिक हो रहे होते हैं। दूसरा है स्ट्रक्चर ऑफ द पेपर। स्ट्रक्चर ऑफ द पेपर के अंदर दो चीज़ें आ जाती हैं कि आपका क्वेश्चन के रिलेटेड जो स्ट्रक्चर है कंटेंट का, उसको आप किस तरह से डेवलप कर रहे हैं। तीसरा है आपका कंटेंट ऑफ द पेपर मींस जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं उनसे रिलेटेड आप जो नॉलेज है आपका उसको किस एंगल से आप जस्टिफाइड कर रहे हैं। तो पहली जो प्रॉब्लम्स आती है हमारे स्टूडेंट्स को लैंग्वेज के रिलेटेड वो है वोकैबुलरी। क्योंकि हमारा मोस्टली जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं वो ज़्यादातर लैंग्वेज में इतने एक्सपर्ट नहीं होते, तो वो मिस्टेक्स कर रहे होते हैं। अब लैंग्वेज बेस्ड जो मिस्टेक्स आती हैं वो एक अच्छा इंप्रेशन नहीं डाल रही होती एग्ज़ामिनर के ऊपर। अब उसमें डेफिनेटली जो सबसे पहली बात है जो हम लोग कहना चाह रहे होते हैं, हमें उसको लफ्ज़ों में ढालने के लिए हमारे पास वोकैबुलरी का इशू रहता है। चूँकि हमारी मदर टंग नहीं है, फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है इंग्लिश, तो लिहाजा इंग्लिश के रिलेटेड ये चीज़ें जो है वो हमारे स्टूडेंट्स मोस्टली फेस कर रहे होते हैं। उसके बाद जो आता है वो आ रहा होता है इम्प्रॉपर वर्डिंग यूज़ कर रहे होते हैं हम लोग, कि हम अपनी एक्सप्लेनेशंस के अंदर जब हम क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहे हैं, जस्टिफाइड कर रहे हैं, तो उसमें जो वर्ड सिलेक्शन है वो सूटेबल नहीं होती। इम्प्रॉपर वर्डिंग जिसे एग्जामिनर कर रहा होता है कि इम्प्रॉपर वर्डिंग की सूरत में हम जो है प्रॉब्लमेटिक हो रहे होते हैं। उसके बाद तीसरा कंसर्न आता है स्पेलिंग इश्यूज़। मोस्टली हमारे यहाँ नेचुरल साइंसेस के स्टूडेंट होते हैं जो कि मेडिकल की फील्ड से हैं या इंजीनियरिंग की फील्ड से होते हैं, तो उनके स्पेलिंग इश्यूज़ रहते हैं। और नो डाउट ये इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर में तो ये चीज़ें सीरियसली कंसीडर की जाती हैं, लेकिन अदर सोशल साइंसेस के अंदर जस्ट लाइक पाकिस्तान अफेयर या करंट अफेयर या IR या पॉलिटिकल साइंस या US हिस्ट्री, इन पेपर्स में हमें मोस्टली टीचर ये बता रहे होते हैं कि जी नहीं कोई बात नहीं, सोशल साइंसेस के पेपर में ये चीज़ें होती रहती हैं। बट याद रखिएगा कि कंपटीशन के एग्ज़ाम के अंदर ये चीज़ें इम्पैक्ट डाल रही होती हैं एग्ज़ामिनर के यहाँ, कि ठीक है अगर पाकिस्तान अफेयर्स के पेपर में ये स्टूडेंट जो है वो अगर इम्प्रॉपर वर्डिंग यूज़ कर रहा है और स्पेलिंग मिस्टेक कर रहा है तो उसने इंग्लिश के पेपर में क्या किया होगा। तो ये कंसर्निंग इनडायरेक्टली आता है, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली आता है, लेकिन एग्ज़ामिनर के जो है माइंड पे ये अच्छा इम्पैक्ट नहीं डाल रहा होता। उसके बाद आते हैं जी ग्रामेटिकल इश्यूज़ होते हैं। अब ग्रामेटिकल इश्यूज़ साधारण लैंग्वेज जो है वो तो ग्रामर बेस होती है, और अगर हमारी ग्रामर अच्छी नहीं है तो ग्रामेटिकल इश्यूज़ हम लोग करेंगे और उससे क्या होगा, उससे भी हमारा जो इम्प्रेशन है वो सही नहीं जाता।
तीसरा, ग्रामेटिकल इशू के साथ रिलेटेड मिलता जुलता जो स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस नहीं ठीक होता, कि हम अनकॉन्शियसली एक पैराग्राफ एक सेंटेंस जो हमारा एक पैराग्राफ पे चला जाता है। अब जब एग्ज़ामिनर उसको पढ़ रहा है तो जब बीइंग ए टीचर हम पढ़ रहे होते हैं अपने स्टूडेंट्स के ये जो टेस्ट वगैरह होते हैं, तो उसमें हमें पता चल रहा होता है कि वो एक ही सेंटेंस के अंदर बहुत सारे पॉइंट को एक्सप्लेन करते चले जा रहे हैं और एक पॉइंट दूसरे पॉइंट के साथ रिलेट ही नहीं कर रहा होता, और एग्जामिनर जब पढ़ रहा होता है वो स्कैटर्ड थाट्स में चला जाता है, और साउदर वहाँ पे जब सेंस क्लियर नहीं हो रही टू द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस तो वो प्रॉब्लमेटिक कर देता है आपके पेपर को मार्क्स के हिसाब से। उसके बाद जो है वो है क्लैरिटी नहीं है, मतलब जो आप कहना चाह रहे हो आप कह भी नहीं पा रहे हो, आपको प्रॉब्लम आ रहा है लैंग्वेज में, आपको प्रॉब्लम आ रहा है वोकैबुलरी में, आपको प्रॉब्लम आ रहा है सिलेक्शन ऑफ वर्डिंग्स में, तो लिहाजा आपका वो जो स्टेंस है वो क्लियर नहीं हो रहा। तो ये लैंग्वेज बेस जो कंसर्न है हमारे मोस्टली CSS के जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके पेपर में ये चीज़ें आ रही होती हैं। अब इनका सलूशन तो बड़ा सिंपली हम कह सकते हैं कि जी आप ग्रामर अपने ठीक कर लें तो ये ठीक हो जाएंगे, नो डाउट ये है, लेकिन इसको ओवरकम करने के लिए हमें ग्रामर में क्या चीज़ करनी है उसके लिए आपको नेक्स्ट जो है इस वीडियो का जो नेक्स्ट पार्ट है उसको आप देखना है। उसमें हम लोग इसकी रीजनिंग भी बताएंगे आपको कि ये ऐसा हो क्यों रहा है, और दूसरा इसके सॉल्यूशंस भी। दूसरा जो कंसर्न हमारे पास आ रहा है वो है स्ट्रक्चर ऑफ द पेपर आपका ठीक नहीं है। अब उसके अंदर पहली चीज़ क्या है कि हमारे यहाँ बड़ा एक कॉमन सा एक कंसेप्ट पाया जाता है, अच्छा जी आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है तो इसका मतलब पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा, अच्छा अब आप मार्जिन लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो बहुत अच्छा ऐसा करके। ये चीज़ें कंपटीशन के एग्ज़ाम में नहीं मैटर कर रही होती, मैटर कर रही होती हैं जो चीज़ आपने लिखी है वो किस तरह से आप अंडरस्टैंड की जा रही है, क्या आपने क्वेश्चन डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए आपने अपना कंटेंट उस तरह से डेवलप किया जिस तरह से एग्ज़ामिनर ने आपसे पूछा। स्ट्रक्चर के अंदर जो सबसे ज़्यादा मिस्टेक हम लोग करते हैं वो है पैराग्राफ राइटिंग इश्यूज़, जिसमें पैराग्राफ कंसर्न जो हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं उनमें हम प्रॉब्लमेटिक कर रहे होते हैं अपने आप को। फॉर एग्ज़ाम्पल बड़ा जनरल सा एक थीम है, वो हमारे इंग्लिश के जो टीचर हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे वो आपको किसी दिन इस वीडियो में पैराग्राफ राइटिंग के बारे में डेफिनेटली हम उनको इनवाइट करेंगे, वो आपको बताएंगे कि जो सबसे पहला हमारा कंसर्न चल रहा था कि एक पैराग्राफ के अंदर हम बहुत सारे पॉइंट जो है वो इन कर देते हैं। अब लेट्स सपोज अगर हम बात करें जी किसी भी एक टॉपिक पे हम इंटरनेशनल सिक्योरिटी के ऊपर बात कर लेते हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिक्योरिटी के ऊपर। अब इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिक्योरिटी जुड़ी है बहुत सारे कंटेंट के साथ, बहुत सारे इंग्रेडिएंट के साथ, जिसमें ग्लोबलाइजेशन है, जिसमें ट्रेड वॉर है, जिसमें ट्रेडिशनल वॉर है, जिसमें प्रॉक्सी वॉर है, जिसके अंदर आपकी अगर हम बात करें तो रीजनल पॉलिटिक्स है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, ग्लोबल वार्मिंग इम्पैक्ट है, ये सारी चीज़ें इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिक्योरिटी के साथ जुड़ी हुई हैं। अब ये इन सब के ऊपर अलग अलग पैराग्राफ भी हम बना सकते हैं और इन सब को एक पैराग्राफ में भी ला सकते हैं। बिल्कुल मैं इसकी एग्जांपल दूंगा, जब आप ऐसे का पेपर अटैम्प्ट करते हैं तो ऐसे के जो टीचर आपको टेक्निक बता रहे होते हैं कि जी इंट्रो पैराग्राफ जो लिखना है, हमने इंट्रोडक्शन देना है ऐसे का, उसके अंदर जो हमने आउटलाइन बनाई है उन सब का एक थोड़ा थोड़ा जिक्र कर देना है, सो दैट एग्जामिनर को पता चले कि आगे बॉडी ऑफ द ऐसे के अंदर हमने क्या करने जा रहे हैं। ये मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जबकि सोशल साइंस के अंदर ऐसा नहीं होता। वहाँ पे मोस्टली जो हमारे स्टूडेंट हैं वो प्रॉब्लमेटिक होते हैं कि सर हमें इंट्रो लिखना नहीं आ रहा है, इंट्रो पता नहीं क्या होता है। सोशल साइंसेस के अंदर करंट अफेयर है या पाकिस्तान अफेयर है, अगर हम इसको देखेंगे तो आपसे जो पूछा गया है वहाँ से अपनी बात स्टार्ट कर दें, ये आपका इंट्रोडक्शन है। मोस्टली हमारे यहाँ जो बाजारी मटेरियल आपको बुक्स की फॉर्म में मिल रहा होता है उस पर एक हेडिंग दी होती है इंट्रोडक्शन की और दूसरी या हेडिंग दी होती है बैकग्राउंड की। ये बैकग्राउंड और इंट्रोडक्शन जो लिखने का एक होता है, उससे क्या होता है कि बच्चा अपना जो कैंडिडेट है वो अपना टाइम कंज्यूम कर जाता है, इस लिहाज से कि 5 से 10 मिनट तो वो बैकग्राउंड और इंट्रो बनाने में लग जाता है। जबकि ये चीज़ तो डिमांड नहीं कर रही, डिमांड जो चीज़ कर रही वो हम लोग बॉडी ऑफ द क्वेश्चन के अंदर लिख ही नहीं रहे, यानी रेलिवेंट कंटेंट नहीं दे रहे, हम बैकग्राउंड नरेटिव स्टाइल पे अपनी चीज़ों को उठा रहे हैं और 1 से 2 पैराग्राफ जो है इंट्रो पे और बैकग्राउंड पे ले जाते हैं। तो लिहाजा जो पैराग्राफ राइटिंग इश्यूज़ हैं वो हमारा सबसे ज़्यादा आता है पेपर टेक्निक पेपर अटैम्प्ट करने में। उसके बाद स्कैटर्ड थॉट्स हैं, एक बात आप कहीं से ले रहे हैं, दूसरी बात आप कहीं से ले रहे हैं,
फिर उनको एक ही पैराग्राफ में रख रहे हैं, उनका कोई रिलेट नहीं कर रहा आपस में, लीड नहीं कर रहे आपस में, तो वो स्कैटर्ड थाट से पता चलता है कि स्टूडेंट इज़ नॉट प्रिपेयर्ड। और या तो उसको कंटेंट का पता ही नहीं है, वो जहाँ से जो ज़हन में उसका आता है वो लिखता चला जाता है, तो लिहाजा उसका वो इसको हम कहते हैं वैसे कोहेरेंस इश्यूज़। तो सबसे ज़्यादा जो है कोहेरेंस इश्यूज़ का बनता है, इनकोहेरेंट वे से आपका जो है राइटिंग स्टाइल होता है। उसके बाद जंपिंग आती है। जंपिंग क्या है जी, एक आइडिया आपने दिया, उसके बाद उस आइडिया को लीड नहीं करवा रहे एन अदर आइडिया के साथ। मिसाल के तौर पे एनर्जी क्राइसिस हम लोग लिख रहे हैं और हम कह रहे हैं कि जी एक पैराग्राफ में हम कह रहे हैं कि जी एनर्जी क्राइसिस हमारा लोड शेडिंग की वजह से है, जो कि हकीकतन नहीं है। हकीकतन हमारा एनर्जी क्राइसिस जो है वो कास्ट ऑफ फ्यूल है, जो हम लोग थर्मो उसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर खड़े हैं, लेट्स सपोज। उसके ऊपर जो स्टूडेंट है वो डिफरेंट आइडियाज़ दे रहा है, लेकिन हर आइडिया उसके दूसरे आइडिया से मिलता ही नहीं है। अब हम वो कहते हैं कि जी लोड शेडिंग है, लोड शेडिंग क्यों हो रही है। अब इसमें जो कनेक्टिविटी है अगले पैराग्राफ में, अगर हम ये बनाएं कि लोड शेडिंग इसलिए हो रही है, एनर्जी क्राइसिस इसलिए हो रहा है कि हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की तरफ नहीं गए, और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के क्या इश्यूज़ चल रहे हैं वो हम अगर अगले पैराग्राफ में करेंगे तो पिछला पैराग्राफ जो है वो कनेक्ट हो जाएगा विद द नेक्स्ट पैराग्राफ, और मींस इसको हम इस तरह से करेंगे कि एक पैराग्राफ लीड कर गया दूसरे पैराग्राफ के अंदर, तो वो हमारे इश्यूज़ हैं। और अगर हम ये नहीं करते तो वो क्या होगा जी, एक आपने एनर्जी क्राइसिस का बता दिया और अगला बता दिया हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का, और उसका अगला बता दिया आपने IPPs का, उसका अगला बता दिया आपने, और इनके दरम्यान कोई कनेक्शन नहीं है, जंपिंग है। और ये जो होता है पेपर, ये अच्छा तस्वर नहीं किया जाता, मीन आपको कनेक्टिविटी नहीं आ रही, कोहेरेंस नहीं आ रहा। फिर जो सबसे बड़ा मसला ऑब्ज़र्व किया जाता है वो रेलिवेंस इश्यूज़ होते हैं, कि क्वेश्चन कुछ पूछा गया है और आंसर उसका कुछ है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसी एनर्जी क्राइसिस की एग्जांपल ले लेते हैं। क्वेश्चन पूछा गया एनर्जी क्राइसिस के ऊपर कि व्हाट आर द रीजंस ऑफ द एनर्जी क्राइसिस, और हम जो बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि जी IPPs बन गए हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी आ गई है, फलां आ गया है। हालांकि हमें कंसर्न करना है इसको रीजंस ऑफ एनर्जी क्राइसिस में, और उसमें ये लिखना है कि जो प्रीवियस गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने क्योंकि एनर्जी के रिलेटेड अपनी प्लानिंग नहीं की थी, और उसमें जो हमारा एनर्जी पोटेंशियल है उसको सही तरह से गुड गवर्नेंस में ला के यूटिलाइज़ नहीं किया, तो इसकी वजह से एनर्जी क्राइसिस आ गए। अब यहाँ पे हम लोग जो है वो लाइन ऑफ एक्शन डायरेक्शन ही दूसरी पकड़ लेते हैं। तो लिहाजा क्वेश्चन तो एनर्जी क्राइसिस का है, टॉपिक भी आपने एनर्जी क्राइसिस का ही पढ़ा होगा, लेकिन क्वेश्चन से रिलेट नहीं किया आंसर, तो लिहाजा ये जो है वो इरेलीवेंट हो गया, और ऐसी सूरत में आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इसके लिए करने की क्या जो है वो सॉल्यूशन, इसको कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग, मैंने आपको पहले भी बताया है, हम नेक्स्ट वीडियो में इसके सॉल्यूशंस डालेंगे। अभी हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि ये इश्यूज़ आ रहे होते हैं जब आप पेपर कर रहे होते हैं। उसके बाद इनकोहेरेंस मैंने बता दिया कि इनकोहेरेंट होता है आपका मटेरियल। तीसरी चीज़ पे आते हैं, तीसरा है कंटेंट। कंटेंट जो है वो किस तरह से हम लोग इनवैलिड करते हैं या वैलिड बना सकते हैं। पहले है कि अक्सर स्टूडेंट्स हमें पूछ रहे हैं सर CS के पेपर में 4 पेज काफ़ी होते हैं एक क्वेश्चन के, 20 नंबर का क्वेश्चन है तो 4 पेज या 6 पेज काफ़ी हैं। ये कंटेंट जो लेंथ ऑफ द कंटेंट है वो इस तरह से जस्टिफाइड नहीं की जा सकती कि 6 पेज लिख दिए, 10 पेज लिख दिए। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे जो स्टूडेंट होते हैं वो 12 पेज एक क्वेश्चन पे लिख रहे होते हैं, लेकिन उनको मार्क्स हम दे रहे होते हैं 2 या 3 आउट ऑफ 20। रीज़न क्या है, वो सारा जो उन्होंने कंटेंट लिखा है वो इरेलीवेंट होता है, तो लिहाजा उसके मार्क्स तो नहीं मिलेंगे। तो लेंथ ऑफ द कंटेंट जो है इज़ नॉट गोइंग टू बी जस्टिफाइड इन सच अ वे दैट कि जी आप 6 पेज लिखोगे या 8 पेज लिखोगे तो 20 नंबर का हो जाएगा। कंटेंट की लेंथ इतनी होनी चाहिए जहाँ पे आप अपने जो 4 से 5 या 6 से 7 वैलिड पॉइंट हैं जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया उसके बारे में आप उसको जो है वो जस्टिफाइड कर देते हैं और एग्जाम्पलीफाई कर देते हैं, लॉजिकली आप उसको कर देते हैं, आर्ग्यूमेंटेटिव पर्सपेक्टिव से इसको कर सकते। तो लेंथ ऑफ द कंटेंट इस पे मैटर नहीं कर रहा कि आप कितने पेज कर रहे हो। अब लेंथ ऑफ कंटेंट के बेस पे मोस्टली स्टूडेंट जो हैं वो पेपर को इम्बैलेंस कर देते हैं। अब यहाँ पे 2 चीज़ें ज़हन में रखिएगा, एक पेपर इम्बैलेंस होता है, एक क्वेश्चन इम्बैलेंस होता है। अब पहले मैं बता देता हूँ इम्बैलेंस ऑफ पेपर क्या होता है, इम्बैलेंस पेपर क्या होता है। जब आपसे पेपर में डिमांड किए जा रहे हैं 4 क्वेश्चंस, ठीक हो गया।
अब आपने लेंथ ऑफ द क्वेश्चन के चक्कर में आपने पहला क्वेश्चन जो है वो 1 घंटे में, 1.25 घंटे में कर दिया। हालांकि पेपर कितने घंटे का, 3 घंटे का, तो 3 घंटे में 4 क्वेश्चन बनते हैं और उसके अंदर भी अगर हम देखें तो 2 घंटे 40 मिनट आपको सब्जेक्टिव पेपर में मिलते हैं। अब 2 घंटे 40 मिनट के पेपर में आप लोग हार्डली 45 मिनट्स, 40 to 40 मिनट्स, 45 मिनट्स आपको मिलते हैं एक क्वेश्चन के लिए। आपने टाइम मैनेज नहीं किया, आप 1.25 घंटे में अपना पहला क्वेश्चन ले गए, या 1.5 घंटे में ले गए, या घंटे में ले गए, 1 घंटे में ले गए। अब पीछे जो 1 घंटे 40 मिनट में आपके 3 क्वेश्चन पड़े हैं, जो कि पॉसिबल ही नहीं है कि आप पहला क्वेश्चन जो है वो 12 पेज का कर रहे हैं और अगले क्वेश्चन जो भी 12-12 पेज के कर रहे हैं और आपके पास टाइम नहीं होगा। मोस्टली क्या करेंगे, आप एक पेपर में 2 क्वेश्चन करेंगे या मैक्सिमम 3 कर लेंगे और 4th क्वेश्चन आपका छूट जाएगा ड्यू टू द लैक ऑफ टाइम। अब ऐसी सूरत में आपका पेपर इम्बैलेंस हो गया। अब फर्स्ट क्या, एग्जामिनर आपको जी 2 क्वेश्चन में 15 आउट ऑफ 20 मार्क्स दे रहा है, तो आपने 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे से किए, 30 मार्क्स उसमें ले लिए, और तीसरा क्वेश्चन आपने हाफ कर लिया तो उसमें 10 मार्क्स ले लिए, तो 30 और प्लस 10 कितने हो गए, 40 आउट ऑफ 80। तो आपका पेपर पूरा का पूरा इम्बैलेंस है। इससे बेहतर है कि आप इसको बैलेंस वे से कैसे डिज़ाइन करें कि आप अपना टाइम मैनेज करें। तो उसको हम देखते हैं आगे सॉल्यूशंस वाले में कि किस तरह से हम इसको लेंथ ऑफ द कंटेंट के मैटर में करते हैं। अगला जो बात आती है कंटेंट वाइज, वो है इम्बैलेंस क्वेश्चन। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आपको बड़े नैरेटिव स्टाइल पे लेके खड़े होते हैं। क्या आप उनके बारे में क्या जानते हैं, आप हमें बताएं जी। कुछ ऐसे होता है कि टॉपिक के आगे सब टॉपिक आपसे पूछा जा रहा है, जैसा कि रीजंस ऑफ द एनर्जी क्राइसिस, या आप इसको एनर्जी क्राइसिस को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। अब स्टूडेंट क्या करेगा, एनर्जी क्राइसिस को डिफाइन करते हुए जो है वो आधा घंटा लगा देगा और हार्डली 15 मिनट जो है वो मेजर क्रक्स ऑफ द क्वेश्चन जो है उसके ऊपर आएगा। तो ये इम्बैलेंस क्वेश्चन है। एनर्जी क्राइसिस के बारे में आपसे नहीं पूछा गया, आपसे पूछा गया रीजंस ऑफ द एनर्जी क्राइसिस, ठीक है। तो लिहाजा आप टू द पॉइंट जाके रीजंस ऑफ द एनर्जी क्राइसिस को हिट करें और उसको लिखें, तो आपका जो जस्टिफाइड आंसर माना जाएगा और आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे। अगर आप पहले एनर्जी क्राइसिस को डिफाइन करेंगे जी एनर्जी क्राइसिस क्या होता है और फिर रीजंस की तरफ आएंगे, तो वो जो एनर्जी क्राइसिस को डिफाइन करने में अपने टाइम गुजारा है वो इररिलेवेंसी में चला गया और उसके मार्क्स आपको मिनिमम लेवल पे चले जाएंगे और जो आपका जो क्वेश्चन है वो आपका इम्बैलेंस हो गया। उसके बाद आर्ग्यूमेंटेटिव पेपर नहीं होता आप लोगों के। आर्ग्यूमेंट कैसे बनाए जाते हैं, बड़ी सिंपल सी बात है, आप जितना ज़्यादा रीड आउट करेंगे उतना नॉलेज आएगा और उस नॉलेज को आप कंपाइल जब करने लगेंगे अपनी वर्डिंग में या राइटिंग में, तो उसका जो एक सेंटेंस, ऐसे सेंटेंस बनाएंगे जो मल्टी डायमेंशंस होंगे और उनको जस्टिफाइड करेंगे, तो हम उसको कहते हैं कि ऐसा पेपर जो आर्ग्यूमेंटेटिव स्टाइल अडॉप्ट करता है, आर्ग्यूमेंट्स के साथ बात कर रहे होते हैं, आप लॉजिक के साथ कर रहे होते हैं। वो कब आता है, जब आपकी जो रीडिंग्स हैं वो बड़ी एक्सटेंसिव लेवल पे पहुंच जाती है। तो लिहाजा अगर एक किताब को पढ़ने से या एक आध रिसर्च पेपर पढ़ने से हमारा पेपर आर्ग्यूमेंटेटिव नहीं होता, उसकी बड़ी मल्टीपल रीज़न में से एक बड़ी रीज़न है हमारे पास नॉलेज ना होना। तो लिहाजा आपका कंटेंट में जो सबसे बड़ी मिस्टेक आ रही होती है कि आपका पेपर आर्ग्यूमेंटेटिव नहीं होता। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास जो है वो फैक्चुअल इश्यूज़ बनते हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स के लिहाज से कि हमारे यहाँ 2 तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक या तो फैक्ट्स देते नहीं हैं, दूसरा ये होता है कि अगर उन्होंने फैक्ट्स को क्रैम किया होता है तो वो ड्रैग करके खड़े होते हैं फैक्चुअल उसको बनाने के लिए। तो ये दोनों जो हैं वो इम्बैलेंस क्वेश्चंस की तरफ ले जाते हैं। एक ओवरबर्डन कर देता है फैक्ट्स एंड फिगर से कि वो इररिलेवेंट लगते हैं, उनसे पूछा भी नहीं गया होता और वो ड्रैग कर रहे होते हैं, और दूसरा जो बिल्कुल फैक्ट्स एंड फिगर देता ही नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ तो फैक्ट्स एंड फिगर्स आर ऑलवेज एम्बेडेड इन द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। अब ये सारी चीज़ें कैसे पता चलेगी कि डिमांड ऑफ द क्वेश्चन कैसे हैं, तो डेफिनेटली उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी और उसके लिए जो है वो अपने मेंटोर या जो अभी आपके टीचर्स हैं या अकेडमीज़ जो भी अपने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए हुए हैं, आप उनको जब अपना अटैम्प्ट करके देंगे क्वेश्चन वगैरह, तो वो टीचर्स भी आपको बता सकते हैं कि इनमें ये इश्यूज़ आ रहे हैं। तो जनरल जो मिस्टेक्स हमारा एक स्टूडेंट कर रहा होता है पेपर के अंदर, वो इन 3 बेसिक चीज़ों पे अपने आप को प्रॉब्लमेटिक कर रहा होता है। पहला लैंग्वेज, दूसरा स्ट्रक्चर, तीसरा कंटेंट। अब इन तीनों प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कैसे करेंगे,
उसके लिए जो है वो आप हमारी नेक्स्ट वीडियो वेट करें, उसमें आपको इनकी रीज़न्स कि ये होता क्यों है और इसको हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो डेफिनेटली आप उसके लिए जो है वो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो आज की जो हमने डिस्कशन की है उसमें यह है कि हम अपने पेपर को अच्छा कैसा बना सकते हैं विद द पर्सपेक्टिव ऑफ लैंग्वेज और कंटेंट एंड स्ट्रक्चर। उसकी ये पहली हमारी एक स्ट्रगल है जो आपको बता रहे हैं कि ये प्रॉब्लम आ रहे होते हैं। चूँकि हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कंपलसरी होता है कि वो टेस्ट दें, और उनके टेस्ट जब हम चेक कर रहे होते हैं तो उनके टेस्ट में हम ये चीज़ें जो है वो ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं। तो इसलिए हमने फिर सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर लें सो दैट आप लोग भी इससे बेनिफिट उठा सकें। बहुत शुक्रिया।